तो स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने इवोल्यूशन में एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, और एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन में होमोलागस और एनालागस आर्गन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। एनसीईआरटी में वेस्टिजियल आर्गन दिया नहीं, लेकिन 2-3 पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइड हेडिंग डालिए वेस्टिजियल आर्गन। ऐसा कोई भी आर्गन जो किसी एक ऑर्गेनिज्म में नॉन फंक्शनल हो या अंडर डेवलप हो या रेडोमेंट्री भी कहते हैं, लेकिन वही आर्गन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप हो, तो उसी अंडर डेवलप्ड स्ट्रक्चर को वेस्टिजियल स्ट्रक्चर या वेस्टिजियल आर्गन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे हम लोगों में टेल बोन बहुत छोटी है, जबकि मंकी में टेल बोन काफी बड़ी है, तो टेल बोन हम लोगों में वेस्टिजियल हो गई। हम लोगों में वर्मी फार्म अपेंडिक्स बहुत छोटी है, जबकि जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उसमें वर्मी फार्म अपेंडिक्स वेल डेवलप होती है, तो वर्मी फार्म अपेंडिक्स क्या हो गई, वेस्टिजियल। हम लोग अपने ईयर पिन्ना को हिला नहीं सकते क्योंकि इसकी मसल काम नहीं कर रही। गाय भैंस अपना ऐसे ऐसे हिलाती रहती है, तो ईयर पिन्ना की मसल हमारे में क्या हो गई, वेस्टिजियल। हम लोगों में आंख में इधर अंदर की तरफ छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसका नाम प्लाइका सेमिनवेरिस है। एक मेम्ब्रेन होती है एम्फीबियंस में या फिश में, इसका नाम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है, जो अंडर वाटर जब एनिमल जाता है तो उसकी आंखों को पानी से बचाने के लिए होता है। हम लोगों को पानी के अंदर रहना नहीं है, तो नेचर ने क्या किया, जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन थी वो वेस्टिजियल हो गई और बन गई प्लाइका सेमिनवेरिस। हम लोगों के शरीर पर बाल भी देखेंगे तो केवल सिर में थोड़े बहुत है, हमारे तो भी खैर नहीं है, तो बाल जैसे शेर में देखो या भालू में देखो कितने ज्यादा थिक हेयर लेयर पर जाती है, हम लोगों के शरीर पर उतने बाल नहीं है, तो जो हेयर है वो भी धीरे धीरे हम लोगों में क्या हो रहे हैं, वेस्टिजियल। कैनाइन दांत हम लोगों का बहुत छोटा सा है, जबकि शेर का कुत्ते का काफी बड़ा होता है, तो कैनाइन टीथ क्या हो रहा है, वेस्टिजियल हो रहा है या वेस्टिजियल है। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हमारी बॉडी में वेस्टिजियल हो गए। अब सवाल ये है कि वेस्टिजियल आर्गन आते कहां से, तो ऐसा कोई भी आर्गन जिसका यूज नहीं होगा, जिसका डिसयूज हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो नॉन फंक्शन हो जाएगा। तो दिमाग का इस्तेमाल करते रहिएगा, वरना क्या हो जाएगा, वेस्टिजियल हो जाएगा। तो जो डिसयूज होते हैं उसी से क्या बनता है, वेस्टिजियल आर्गन बनते हैं, ठीक है। अब हम इवोल्यूशन में क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये कुछ लोग कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें वेस्टिजियल आर्गन है उसका उस एंसेस्टर से इवोल्यूशन हुआ है, इसमें वो आर्गन क्या रहा होगा, फंक्शनल रहा होगा। 3-4 पॉइंट हम लिख रहे हैं, आप लिख लीजिए। द आर्गन दैट non-functional या रेड्यूमेंट्री in one organism while functional and develop in other organism, ठीक। वेस्टिजियल आर्गन डेवलप्स ड्यू टू, तो आंसर देंगे डिसयूज ऑफ आर्गन, डिसयूज ऑफ आर्गन। एग्जाम्पल ऑफ
वेस्टिजियल आर्गन इन ह्यूमन। तो एग्जाम्पल लिख डालना है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वर्मी फार्म अपेंडिक्स, दूसरा टेल बोन, तीसरा प्लाइका सेमिनुलेरिस, चौथा बॉडी हेयर, पांचवा ईयर पिन्ना मसल, छठा कैनाइन टीथ। एक नोट लिख लेते हैं। वेस्टिजियल गर्डिल बोन इन पाइथन, अजगर में। हम जो विजडम टीथ है उसको भी वेस्टिजियल माना जाता है। Evidence from बायोकेमिकल सिमिलरिटी। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि दो ऑर्गेनिज्म के बीच कोई स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है, या तो एनाटॉमिकल सिमिलरिटी हो या मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी हो, तो उसको हम इंटरप्रिटेट करते हैं कि वो कॉमन एंसेस्ट्री हो सकती है। ये कल पढ़े थे। इनका कहना है कि यदि दो ऑर्गेनिज्म के बीच स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी से हम कॉमन एंसेस्ट्री इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, तो यदि दो ऑर्गेनिज्म के बीच बायोकेमिकल सिमिलरिटी हो, ये कौन सी सिमिलरिटी है? जैसे दो ऑर्गेनिज्म के जीन सेम हो। कैसे पता चला दो ऑर्गेनिज्म के जीन सेम है? तो कहोगे दो ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन सेम हो। यदि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन सेम है तो प्रोटीन तो जीन से बनती है, इसका मतलब दोनों में जीन सेम है। और अगर दो लोगों के जीन सेम है तो इससे बड़ी समानता तो कुछ हो नहीं सकती। स्ट्रक्चरल समानता से तो बड़ी समानता है ये। तो यदि किसी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन और जीन की समानता है तो इसी को बायोकेमिकल सिमिलरिटी कहते हैं। और ये बहुत बढ़िया इंडिकेशन है कॉमन एंसेस्ट्री का। भाई दो अलग अलग लोगों के जीन अगर सेम है तो इससे बड़ा सेम क्या हो जाएगा? एक और बात, कैसे लगेगा तुमको ये सही है? तो एक एंजाइम है जिसका नाम ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। ट्रिप्सिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिर्फ हम ही लोगों में नहीं, बहुत सारे एनिमल में है। इसका मतलब जानते हो क्या है? ट्रिप्सिन प्रोटीन है और उसको बनाने वाला कोई जीन होता होगा, तो वही जीन हमारे में भी है, वही कुत्ते में भी है, वही बिल्ली में भी है। इसका मतलब क्या है? हम सब लोगों में कुछ समानता हो गई। तो यदि जीन और प्रोटीन में समानता है तो ये बिल्कुल वैसी ही समानता जैसे स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है। तो ये वैसे ही इंडिकेट करेगा किसको? कॉमन एंसेस्ट्री। लिख लीजिए दो बातें। बायोकेमिकल सिमिलरिटी जैसे सिमिलरिटी इन प्रोटीन एंड जीन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या इंडिकेट करेगा?
तो कहोगे ये इंडिकेट करेगा कॉमन एंसेस्ट्री, बिल्कुल वैसे ही एज लाइक स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, ये है इसमें। चौथा है एविडेंस फ्रॉम आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसको सुन लीजिए। जैसे ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, क्रॉप के ब्रीडिंग प्रोग्राम जिसमें नई वैरायटी ऑफ क्रॉप डेवलप की जाती है, और एनिमल के ब्रीडिंग प्रोग्राम में नई ब्रीड ऑफ एनिमल डेवलप करते हैं। जैसे नई प्रजाति के कुत्ते डेवलप कर लेते हैं, हॉर्स डेवलप कर लेते हैं, गाय डेवलप कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि जब आर्टिफिशियल, और इसमें करते क्या है, एक मेल सेलेक्ट करते हैं, एक फीमेल सेलेक्ट करते हैं। आप सेलेक्ट कर रहे हो, इसी नाते इसको नेचर नहीं सेलेक्ट कर रही है कि इन दोनों लोगों, मान लेते हैं कि आपने ए का क्रॉस किससे कराया, बी से, और नई ब्रीड बना दी कौन सी, सी, ठीक है। तो अब ए का क्रॉस बी से हुआ, ये आपने तय किया, ये नेचर ने नहीं तय किया है। तो जब आप आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हो और ए का क्रॉस बी से करा करके सी डेवलप करते हो, ये नेचर ने इन दोनों का क्रॉस तो कराया नहीं है। इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं, या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी कहते हैं, या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो जब आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा नई ब्रीड बनाई जा सकती है कुछ सालों में, तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा नई स्पीसीज मिलियन सालों में तो बन ही जाएगी। भाई जब आप कुछ सालों में क्या बना सकते हो, नई ब्रीड बना सकते हो, किसके द्वारा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो क्या नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ये काम लाखों सालों में नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। बस इतनी सी बात, तो लिख लीजिए। ब्रीडिंग प्रोग्राम चाहे वो किसका हो, क्रॉप ब्रीडिंग हो या एनिमल ब्रीडिंग हो, क्या हो जाता है, तो कहोगे न्यू ब्रीड ऑफ प्लांट या एनिमल डेवलप इन फ्यू ईयर, कुछ ही सालों में हम डेवलप कर लेते हैं। एग्जाम्पल न्यू ब्रीड ऑफ डॉग या न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप। बस याद रखिएगा, इस ब्रीडिंग प्रोग्राम में कभी भी नई स्पीसीज नहीं बनती है। स्पीसीज वही रहेगी, उसी के अंदर रहेगी, विद इन स्पीसीज होगा, स्पीसीज चेंज करने की पावर नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन lead to new variety in years, so
क्रिएट न्यू स्पीसीज ईयर। अगला है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन हुआ है, इसके भी कुछ प्रमाण हैं। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा नंबर है। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा इवोल्यूशन हुआ है, इसका प्रमाण कैसे मिला? तो इसके 4 प्रमाण हैं, आपको लिख लेना है। कौन कौन लोग एविडेंस दे रहे हैं? तो पहला है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, दूसरा है इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट, तीसरा है पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट, और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हर्ब। ठीक है। और तीसरा है मलेरिया रेजिस्टेंट इन सिकल सेल एनीमिया। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे जुड़े कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्या है, ऊपर जो लिखा उसको छोड़ दीजिए, तो पहले ऊपर वाले देख लेते हैं। हाँ, इसने इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का फिनोमेना किसने शो किया? तो कहो कि मॉथ ने शो किया। कहाँ? इंग्लैंड। मॉथ का जो मॉथ को पीपर्ड मॉथ कहते हैं, और इसकी 2 वैरायटी होती है, व्हाइट विंग मॉथ और ब्लैक विंग मॉथ। व्हाइट विंग मॉथ का जूलॉजिकल नाम वेस्टर्न बेटुलारिया है, और ब्लैक विंग को मिलेनाइज्ड मॉथ कहते हैं, इसका नाम वेस्टर्न कार्बोनिका। 2 वैरायटी है। एक और बात, क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म है क्या, तो कहिएगा इंग्लैंड में इंडस्ट्री लगने के बाद आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? तो डोमिनेंसी हो गई किसकी? ब्लैक विंग मॉथ की। किसके ऊपर? व्हाइट विंग मॉथ। हिंदी में, इंग्लैंड में इंडस्ट्री लगने के बाद जो ब्लैक विंग मॉथ हैं
वो डोमिनेट कर गए किसके ऊपर, व्हाइट विंग मॉथ। इसी घटना को इंडस्ट्रियल मिलेनियम कहते हैं। फिर से सुन लेते हैं। इंग्लैंड में मॉथ की दो वैरायटी हैं जिनका नाम ब्लैक विंग मॉथ और व्हाइट विंग मॉथ है। ब्लैक विंग और व्हाइट विंग मॉथ के जूलॉजिकल नेम विस्टर्न बेटुलारिया, विस्टर्न कार्बोनिका है। इंग्लैंड में इंडस्ट्री लगने के बाद ये देखा गया कि जो ब्लैक विंग मॉथ हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है और व्हाइट विंग मॉथ की संख्या कम हो गई है। इस पूरी घटना को इंडस्ट्रियल मिलेनियम कहते हैं। ठीक, अब क्या हुआ है वो आपको इस डायग्राम से समझ में आएगा। देखिए, इंग्लैंड में इंडस्ट्री लगने से पहले, मतलब सन 1850 के आसपास की बात हो रही है, तो जब इंडस्ट्री नहीं लगेगा तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा, नॉन पॉल्यूटेड टाइम होगा। और लाइकेन को पॉल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं। लाइकेन की आदत है जहां पॉल्यूशन नहीं होगा वहां उगेंगे और जहां पॉल्यूशन होगा वहां नहीं उगेंगे। तो चूंकि पॉल्यूशन है नहीं तो लाइकेन ग्रो करेंगे स्टेम पर, और जब स्टेम पर लाइकेन ग्रो करेंगे तो स्टेम कैसा हो जाएगा, वाइटिस। तो स्टेम वाइटिस थे, लाइकेन उस पर था। अब उस स्टेम पर दो प्रकार के मॉथ बैठ रहे हैं, एक है व्हाइट विंग मॉथ और एक है ब्लैक विंग मॉथ। तो व्हाइट विंग मॉथ की संख्या ज्यादा थी और ब्लैक विंग मॉथ की संख्या कम थी। इंग्लैंड के सभी लोग ये जानते थे। 1850 में इंडस्ट्री लग गई और 70 साल गुजर गए। तो जब 70 साल गुजरे, इस बीच में बहुत इंडस्ट्री लगी, बहुत पॉल्यूशन हुआ। तो जब बहुत पॉल्यूशन हुआ तो लाइकेन नहीं ग्रो किया कहाँ, स्टेम पे। एक चेंज ये आया, स्टेम का ओरिजिनल कलर ब्लैकिश था और उस पर चूंकि इंडस्ट्री लगेगी तो धुआं भी होगा, तो जो कार्बन और सूट वगैरह है वो थोड़ा स्टेम पर डिपॉजिट हो जाएगा। एक और ऑब्जर्वेशन दिखाई पड़ा कि इंडस्ट्री लगने के बाद जब सर्वे किया गया तो दिखाई पड़ा कि व्हाइट विंग मॉथ कम है और ब्लैक विंग मॉथ ज्यादा है। कहने का मतलब है व्हाइट और ब्लैक का जो रेशियो यहाँ था वो जस्ट उल्टा मिला। जैसे मान लेते हैं कि रेशियो अगर हम बात करें तो व्हाइट मान लेते हैं कि 80% है और ब्लैक मान लेते हैं एग्जाम्पल 20% है। तो 80-20 का रेशियो था इंडस्ट्री लगने से पहले, लेकिन इंडस्ट्री लगने के बाद गए तो रेशियो ही रिवर्स हो गया, 20 ये हो गए और 80 ये हो गए। अब ऐसा कैसे हो गया, वैज्ञानिक बड़ा आश्चर्यचकित थे कि आखिर क्या हो गया इन 70 सालों में कि पॉपुलेशन ही बिल्कुल रिवर्स हो गई। तो अलग अलग थ्योरीज आई, उसमें से जो ज्यादातर एक्सेप्टेड बात है वो ये है, उसको एक्सप्लेन किया गया। क्या एक्सप्लेन किया गया वो समझिए। तो पहले आपको समस्या समझ में आ जानी चाहिए कि हुआ क्या। इंडस्ट्री लगने से पहले व्हाइट वाले ज्यादा थे, ब्लैक वाले कम थे, और इंडस्ट्री लगने के बाद कहानी रिवर्स हो गई, ब्लैक वाले ज्यादा हो गए, व्हाइट वाले कम हो गए। एक चीज आई और एक चीज और आई, क्या, इंडस्ट्रीज लगने से पहले स्टेम पर लाइकेन ग्रो कर रहा था, इंडस्ट्री लगने के बाद स्टेम पर लाइकेन ग्रो नहीं कर रहा था। इसी नाते इंडस्ट्री लगने से पहले जो स्टेम थे वो व्हाइटिश थे और इंडस्ट्री लगने के बाद स्टेम ब्लैकिश हो गए। ठीक, ये ऑब्जर्वेशन दिख रहा था। तो एक्सप्लेन कैसे किया गया वो समझो। कहा यह गया कि ये जो व्हाइट विंग मॉथ है और जो ब्लैक विंग मॉथ है, इनकी पाई जाती है प्रीडेटर बर्ड, प्रीडेटर बर्ड, जो इन दोनों को खाती है। अब सब सोचिए कि अगर व्हाइटिश स्टेम है और उस पर व्हाइट कलर का मॉथ बैठा है तो वो छिप जाएगा, क्योंकि इसका कलर इसके जैसा है। जब कभी दो लोगों का कलर एक जैसा हो जिसमें मिल जाए, इसको कहते हैं कीमोफ्लेजी, या इसको मिमिक्री भी कहते हैं, या इसको प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस भी कहते हैं। देखो, व्हाइट विंग मॉथ अपने आप को इस व्हाइट बैकग्राउंड में छिपा लेता है, तो जो प्रीडेटर बर्ड होंगी क्या उनको व्हाइट वाले दिखाई पड़ेंगे? दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन इसी व्हाइट स्टेम पर जब ब्लैक विंग मॉथ बैठे होंगे तब ये तो कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड में आ गए हैं, खुद है कलर ब्लैक और बैठे किसमें, व्हाइट। तो प्रेडेटर बर्ड को कौन दिखाई पड़ेंगे?
ब्लैक वाले दिखाई पड़ेंगे तो प्रेडेटर बर्ड ब्लैक वालों को खा लेंगे, तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम। तो ब्लैक वाले बेचारे बहुत परेशान हैं, ईश्वर से कह रहे हैं कि हमको काला क्यों बनाया। ठीक है, काला ना बनाए होते तो प्रेडेटर बर्ड हमको ना खाते, भाई हमारा भाई व्हाइट वाला है वो बच जा रहा है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको काला क्यों बनाए हैं, थोड़ा गुस्सा भी है ईश्वर से। तो ईश्वर ने कहा परेशान ना हो, तुमको जल्दी ही पता चल जाएगा कि काला क्यों बनाया है। समय बदला, जैसे समय बदला देखो क्या हुआ, इंडस्ट्री लगने के बाद स्टेम अपने ओरिजिनल कलर में आ गए, ब्लैकिश, और कार्बन वगैरह भी डिपॉजिट हो गया क्योंकि लाइकेन ग्रो नहीं कर रहे थे। अब देखिए स्थितियां वही है, अब स्टेम हो गया ब्लैकिश। अब बताओ ब्लैक विंग मॉथ तो उसमें छिप जाएंगे और व्हाइट विंग मॉथ काले पर सफेद कंट्रास्टिंग हो जाएगा। तो अब बताओ प्रेडेटर बर्ड किसको खाएंगे, व्हाइट वाले को खाएंगे। तो अब काले वाले को समझ में आ गया कि ईश्वर ने उसको काला क्यों बनाया था, क्या कि इंडस्ट्री लगने के बाद जो ब्लैक विंग मॉथ का जो काला रंग है, ब्लैक कलर है, वो उसके काम आया कि नहीं आया। ये जो काला कलर है किसने दिया इसको, ये तो नेचर ने दिया है। ध्यान सुनिएगा, नेचर ने ब्लैक विंग मॉथ को ब्लैक कलर दे के सेलेक्ट किया था, किसके लिए, सरवाइव करने के लिए। कब, आफ्टर इंडस्ट्री। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है, नेचर ने ही इसको काला बनाया था। वही बहुत परेशान था, ईश्वर से कहा था आपको काला काहे बनाए हो, अब उसको समझ में आ गया है इसको काला क्यों बनाया गया है। अब प्रार्थना कौन करने लगेंगे, व्हाइट वाले, कि भगवान हमको व्हाइट काहे बनाए हैं। ठीक है, तो समय फिर बदलेगा। जब इंडस्ट्री लगने के बाद बहुत पॉल्यूशन हो गया तो वहां कुछ नियम कानून सख्त किए गए कि भाई पॉल्यूशन कम करो। तो जैसे ही पॉल्यूशन कम किया गया कहानी फिर रिवर्स हो गई। अब इंग्लैंड जाओगे तो इंग्लैंड में ये मिलेगा क्या, फिर से वही कहानी, व्हाइट वाले ज्यादा और ब्लैक वाले कम। तो इसको हम इवोल्यूशन में क्यों पढ़ रहे हैं, तो इवोल्यूशन इस नाते पढ़ रहे हैं कि किसी के पास जो व्हाइट कलर है या किसी के पास जो ब्लैक कलर है वो नेचर ने उसको पहले से दे रखा है। बदली हुई परिस्थितियों में वेरिएशन आपके काम आ रही है। अभी किसके काम आ रही है, व्हाइट वाले के काम आ रही है, तो व्हाइट वाले ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। और अब किसके काम आ रही है, ब्लैक वालों के, तो ब्लैक वाले ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। कोई व्हाइट होगा कि कोई ब्लैक होगा ये तो नेचर तय करेगी ना। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का बढ़िया एग्जाम्पल है। नेचर ने ब्लैक को ब्लैक कलर दिया और उसको सेलेक्ट किया सरवाइव करने के लिए आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा, ये बताओ इंडस्ट्री लगने के पहले व्हाइट विंग ज्यादा थे, ब्लैक विंग मॉथ कम थे, इसका क्या एक्सप्लेनेशन। तो कहोगे व्हाइट विंग मॉथ अपने आप को छिपा लेते थे और ब्लैक विंग मॉथ कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड पर थे। अच्छा, इंडस्ट्री लगने के बाद कहानी रिवर्स हो गई, ब्लैक ज्यादा हो गए व्हाइट कम हो गए, क्यों। तो कहोगे ब्लैक वाले अपने आप को छिपा लेते थे और व्हाइट वाले किस पे आ गए, कंट्रास्टिंग। प्रेडेटर किनका शिकार करेंगे, जो कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड पे होगी उसका शिकार करेंगे। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया कि जो अपने आप को छिपा लेगा, कीमोफ्लेज कर लेगा, प्रोटेक्ट वही होगा। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म किसका एग्जाम्पल है। तो एक तो एग्जाम्पल है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन का, इसमें कोई शक नहीं। ये कीमोफ्लेजी का भी तो एग्जाम्पल है। कीमोफ्लेजी कहो या मिमिक्री कहो या यूं कह सकते हो कि किसी का कलर दूसरे में मिलके छिप जाए, इसको प्रोटेक्शन कहते हैं ना। छिप जाने मतलब बच जाना, तो इसको प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस कहते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस का एग्जाम्पल है। और सबसे बढ़िया देखो, ये उस वेरिएशन का एग्जाम्पल है जो पहले से मौजूद है। काला रंग तो पहले से, इसको प्री एडाप्टिव वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री एडाप्टिव, समस्या आने से पहले ही वेरिएशन उसके पास थी, इसको प्री एडाप्टिव वेरिएशन या इसको जेनेटिक बेसिस ऑफ एडाप्टेशन भी कहते हैं। इतने क्वेश्चन हैं, यहाँ से कुछ न कुछ मिलेगा, 5-7 पॉइंट हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो ये है कि इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का फिनोमेना शो कौन करेगा। तो कहोगे मॉथ या पीपर्ड मॉथ शो करेंगे इंग्लैंड में। उनकी 2 वैरायटी हैं, व्हाइट और ब्लैक विंग की बात करो। क्या घटना है, तो कहोगे इंडस्ट्री लगने के बाद ब्लैक विंग मॉथ ज्यादा हो जाए, किससे ऊपर, व्हाइट विंग मॉथ। इसको इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म कहते हैं। इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया, तो कहा गया इंडस्ट्री लगने से पहले पॉल्यूशन नहीं था,
तो लाइकेन ग्रो कर रहे थे, और इंडस्ट्री लगने के बाद पॉल्यूशन ज्यादा तो लाइकेन ग्रो नहीं कर रहे थे। इंडस्ट्री लगने से पहले व्हाइट विंग मॉथ अपने आप को स्टेम के कलर में छिपा लेते थे, ब्लैक वाले कंट्रास्टिंग में थे, प्रेडेटर उनका शिकार कर लेते थे। और इंडस्ट्री लगने के बाद व्हाइट वाले कंट्रास्टिंग में आ गए, ब्लैक वाले छिपा लेते थे, तो प्रेडेटर व्हाइट वालों का शिकार करते थे। इसी नाते व्हाइट का ब्लैक ज्यादा हो गया। ये किस 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 का एग्जाम्पल है? ये 4 चीजों का एग्जाम्पल है। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन का है, ये मिमिक्री, कीमोफ्लेजी या प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस का भी एग्जाम्पल है, और ये प्री एडाप्टिव वेरिएशन या जेनेटिक बेसिस ऑफ एडाप्टेशन का भी क्या है? एग्जाम्पल। लिखो। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या क्या होगा? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले क्या होगा? तो कहोगे मोर व्हाइट विंग मॉथ। क्यों? क्यों? व्हाइट विंग मॉथ कीमोफ्लेज themselves and hide in किसमें? बैकग्राउंड। अपने आप को छिपा लिए। इस घटना को कहते हैं प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस या मिमिक्री। लेकिन लेस क्या थे? क्यों लेस क्यों थे? तो ब्लैक विंग मॉथ on contrasting background और अगर कोई कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड पर होगा तो पिक बाय किसके द्वारा? प्रेडेटर। पिक बाय। क्लियर? समय बदला। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था बेटा? तो मोर हो गए ब्लैक विंग मॉथ। ब्लैक विंग मॉथ क्या कर लिए? कीमोफ्लेज कर लिए। इन camouflage them and hide in black background। ये तो हुआ। जबकि लेस बेटा क्या मिले? और लेस क्यों मिले? तो कहोगे व्हाइट विंग मॉथ ऑन कहां थे? कंट्रास्टिंग ब्लैक बैकग्राउंड।
और जो कंट्रास्टिंग होगा वही पिक हो जाएगा। किसके द्वारा? तो स्पेशल सवाल, लाइकेन क्या है? तो कहोगे पॉल्यूशन इंडिकेटर। क्यों? lichen not grow in polluted area, especially SO2 pollution, sulfur pollution या air pollution। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, आर एग्जाम्पल ऑफ। बताओ किसका किसका एग्जाम्पल है? तो पहला है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा है प्रोटेक्टिव, तीसरा कीमोफ्लेजी या मिमिक्री, और चौथा है प्री एडाप्टिव वेरिएशन या जेनेटिक बेसिस ऑफ एडाप्टेशन। इवोल्यूशन ऑफ रेजिस्टेंट आइटीज। देख लो जरा, जैसे मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया की कोई कॉलोनी है, और इस बैक्टीरिया कॉलोनी पर किसी एंटीबायोटिक ड्रग का इस्तेमाल किया जाए। तो अगर बहुत ज्यादा एक्सेस यूज आप एंटीबायोटिक करेंगे तो होगा क्या? देखिए, जैसे आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे मोस्टली डाई हो जाएंगे, लेकिन 100% नहीं मरेंगे, सम सर्वाइव। तो ये जो सम सर्वाइव कर गए हैं जल्दी फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से बैक्टीरिया कॉलोनी बनेगी। और इस बैक्टीरिया की कॉलोनी पर सेम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करो, क्या होगा? नहीं मरेगी। नो किल या मोस्टली नहीं मरेंगे। अब देखो, पहले मोस्टली मर गए थे और बाद में मोस्टली नहीं मरे। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंट हो। ये है क्या? रेजिस्टेंट वैरायटी। अब सुन लो, तो क्या एंटीबायोटिक ड्रग ने उनको रेजिस्टेंट बनाया है? ड्रग ने नहीं बनाया। जब आप ड्रग का इस्तेमाल करते हो तो आप चुनाव कर लेते हो इन लोगों का।
जो लोग बच गए थे इनके पास पहले से ही प्री एडाप्टिव कैरेक्टर था। किसका? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का। आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल करके इन लोगों का चुनाव कर लिया कि यही लोग बचेंगे। अब जब यही लोग बचेंगे तो पॉपुलेशन में यही लोग हो जाएंगे, तो बहुत जल्दी पॉपुलेशन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगी। अगर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करते तो क्या पता चलता कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैं। तो यहाँ आपने किया क्या है, एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग करके आपने रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया को सिलेक्ट जल्दी कर लिया। हो सकता आने वाले लाखों सालों में ये बनते दिखते, हो सकता है नेचुरली कभी कोई ये समस्या इस टाइप की आती तो ये नेचुरली सिलेक्ट हो जाते। तो हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा रेजिस्टेंट वैरायटी के बैक्टीरिया लाखों सालों में बनते। तो जो काम लाखों सालों में होना था वो काम आपने क्या कर दिया, 2-3 साल में कर लिया। क्यों? आपने बहुत ज्यादा एक्सेस यूज किया एंटीबायोटिक। तो सिर्फ एंटीबायोटिक का ही नहीं है, एक्सेस यूज करो, चाहे एंटीबायोटिक का, चाहे इंसेक्टिसाइड का, चाहे पेस्टिसाइड का, चाहे वीडीसाइड का, चाहे हर्बिसाइड का। जैसे एक्सेस यूज करोगे वैसे रेजिस्टेंट वैरायटी बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगी और रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप हो जाएंगी बहुत कम सालों में। इसका मतलब इंसान ने इवोल्यूशन की स्पीड बढ़ा दी। इसी इवोल्यूशन को कहते हैं इवोल्यूशन इन्फ्लुएंस्ड बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब इंसान, तो इसको मैन मेड इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो हम लोगों की ज्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से, ज्यादा इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करने से, ज्यादा फंजीसाइड इस्तेमाल करने से हो क्या रहा है, रेजिस्टेंट वैरायटी के इंसेक्ट या रेजिस्टेंट वैरायटी के बैक्टीरिया या रेजिस्टेंट वैरायटी के वीड या फंजाई डेवलप हो रहे हैं। इसको कहते हैं क्या, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन या इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, या इसी को मैन मेड इवोल्यूशन। तो इंसान को फिर ये लगने लगा कि इंसान तो इवोल्यूशन करा सकता है। तो अगली लाइन में समझा दिया गया है कि ये मत समझिए कि आप इवोल्यूशन करा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, केवल प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हो। आप ये सोचो इसके पास पहले से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की जो क्वालिटी थी ये तो आपने नहीं दी ना, ये कहां से आई है, ये तो नेचर से आई है। ये वास्तव में नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। नेचर ने उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की क्वालिटी पहले से दे रखी थी, आज संयोग से एंटीबायोटिक आई तो वो वैरायटी क्या हो गई, इस्तेमाल हो गई। तो ये मत समझिएगा कि इंसान क्या कर सकता है, इवोल्यूशन। तो ये सेटिव लिखा है इवोल्यूशन फिर है क्या, तो इवोल्यूशन एक स्टोकैस्टिक प्रोसेस है। अभी स्टोकैस्टिक क्या होती है, ऐसी कोई भी प्रोसेस जो इंसान के बस में ना हो, इंसान जहां बेबस हो, स्टोकैस्टिक प्रोसेस कहते हैं। तो फिर है कैसे, कंट्रोल कैसी होती है, तो ये कंट्रोल होती है चांस म्यूटेशन इन द नेचर। नेचर में होने वाले जो म्यूटेशन हैं, जो घटनाएं हैं, वेरिएशन जो आती हैं, उनसे कंट्रोल होता है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ याद कर लीजिए। क्या, एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग या इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड या वीडीसाइड या फंजीसाइड, कुछ भी यूज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा रेजिस्टेंट वैरायटी का बहुत कम टाइम में, और रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप हो जाएंगी बहुत कम समय में। इसको कहते हैं इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन या मैन मेड इवोल्यूशन। तो जितनी रेजिस्टेंट वैरायटी का डेवलपमेंट हो रहा है वो सब किसके एग्जांपल हैं, मैन मेड इवोल्यूशन। लिख लीजिए जैसे लिखा है, excess use of एंटीबायोटिक ड्रग या इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड, ETC कुछ भी, ठीक है। तो इससे हो जाएगा क्या,
early selection of resistant variety, फिर क्या होगा? Evolution of resistant variety in very less time scale, not मिलियन ईयर। तो इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं evolve by एंथ्रोपोजेनिक एक्शन या मैन मेड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? तो कहोगे स्टोकैस्टिक प्रोसेस है। इवोल्यूशन एक स्टोकैस्टिक, बेटा बातचीत ना करो, स्टोकैस्टिक प्रोसेस। स्टोकैस्टिक प्रोसेस क्या होती है? ऐसी कोई भी प्रोसेस जो हमारे बस में ना हो। तो किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन chance event and chance mutation। अब जरा एनसीईआरटी खोल लीजिए। अच्छा एक चीज और पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी में दी नहीं है कनेक्टिंग लिंक, एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन आप एग्जाम्पल के लिए तो हम लिख रहे हैं, आप लिख डालिए फिर बता देते हैं। कनेक्टिंग लिंक इवोल्यूशन में पढ़ी सुनाते जाती हैं कि लोग कहते हैं कि एक टेक्सा से दूसरा टेक्सा इवाल्व हुआ है थ्रू द कनेक्टिंग लिंक। जैसे फिश से एम्फीबिया इवाल्व हुए तो फिश और एम्फीबिया के बीच क्या होगा? कनेक्टिंग लिंक होगा। तो याद कर लीजिएगा, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच वायरस माना जाता है, प्लांट और एनिमल के बीच यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच प्रोटिलोस्पॉन्जिया, एनलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच पेरीपैटस और एनलिडा मोलस्का के बीच नियोप्लाइना, नॉन कार्डेट और कार्डेट के बीच हेमिकार्डेट बलैनो ग्लासस, फिश और एम्फीबिया के बीच लंग्स फिश, एम्फीबिया रेप्टाइल के बीच स्फिनोडान, रेप्टाइल बर्ड के बीच आर्कियोप्टेरिक्स और रेप्टाइल मैमल के बीच एग लेइंग मैमल। एनसीईआरटी ओपन करो। यहां से पढ़ना है। इन द सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट, क्या यदि सिमिलरिटीज मिल जाए प्रोटीन में और जीन में, जो कोई एक काम करती हो किसमें? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ये हमेशा क्लू देती हैं किसका? क्योंकि जो बायोकेमिकल सिमिलरिटी है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है। मैन ब्रीड करता है सिलेक्टेड प्लांट और एनिमल का, एग्रीकल्चर के लिए, हार्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट या सिक्योरिटी, डोमेस्टिकेटेड मेनी एनिमल एंड क्रॉप। इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम की खास बात है कि क्रिएट कर लेते हैं ब्रीड जो डिफर करती है अदर ब्रीड। जैसे क्या बना लिया? डॉग की नई ब्रीड, लेकिन ये रहेंगे सेम ग्रुप, स्पीशीज नहीं बदल देंगे। कुत्ते की ब्रीडिंग करके उसको बिल्ली थोड़ी बना देंगे। इट इज आर्गूड दैट, क्या यदि 100 ईयर में मैन क्या कर सकता है? नई ब्रीड बना सकता है, तो क्या नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ये मिलियन ईयर में नहीं होगा?
हो जाए। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कहाँ से आया, तो कहोगे सपोर्ट, ये सपोर्ट करता है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन का। ये इंग्लैंड से आया। मौत का कलेक्शन किया कब, 1850, मतलब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये देखा गया कि मोर क्या थे, व्हाइट विंग मॉथ ऑन ट्री देन क्या, डार्क विंग या मिलेनाइज्ड मॉथ। लेकिन जब कलेक्शन किया गया इन सेम एरिया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब तो मोर क्या मिले, डार्क विंग मॉथ इन सेम एरिया, मतलब प्रपोजिशन बिल्कुल क्या था, रिवर्स। ये सिर्फ डायग्राम इसका देखने को मतलब नहीं है। तो कह रहा है, एक्सप्लेनेशन दिया गया क्या, कि जो प्रीडेटर्स हैं, शिकारी, वो उसी मौत को पकड़ेंगे जो कहाँ होगा, कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड पर होगा। अब वो कौन होगा, वो तो उससे प्रेडेटर से मतलब नहीं है, चिड़िया को तो कीड़ा पकड़ने से मतलब है। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड ट्री ट्रंक कैसे हो गए, डार्क, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्मोक और सूट हुआ और लाइकेन भी ग्रो नहीं हुआ। अंडर दिस कंडीशन जो व्हाइट विंग माथ थी वो डिड नॉट सरवाइव, क्यों, प्रेडेटर ने उनको खा लिया। जबकि डार्क विंग माथ या मिलेनाइज्ड माथ क्या कर गए, सरवाइव कर गए। जबकि इंडस्ट्री लगने से पहले क्या था, थिक ग्रोथ था, किसका, व्हाइट कलर्ड लाइकेन, कहाँ, ट्री पर। तो बैकग्राउंड कैसा था, व्हाइट। तो व्हाइट बैकग्राउंड में व्हाइट विंग माथ क्या कर गए, सरवाइव कर गए। जबकि डार्क कलर माथ पकड़े गए, किसके द्वारा, प्रेडेटर। डू यू नो लाइकेन आर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर, कहोगे हाँ। लाइकेन नहीं ग्रो करेगा जहां क्या होगा। तो माथ जो इस लायक होंगे कि अपने आप को क्या कर लेंगे, कीमोफ्लेज कर लेंगे और अपने आप को छिपा लेंगे, किसमें, बैकग्राउंड, वही सरवाइव करेंगे। अब कौन छिपाएगा वो डिपेंड करेगा। तो इंडस्ट्री लगने से पहले किसने छिपाया, व्हाइट वाले ने, और इंडस्ट्री लगने के बाद ब्लैक वालों ने, ठीक है। दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट इन दैट एरिया, जहां जैसे पूरे इंग्लैंड में तो एक साथ इंडस्ट्री लगाए नहीं होंगे, किसी एक एरिया में इंडस्ट्री नहीं लगी होगी उसी टाइम। जैसे कोई रूरल एरिया होगा तो वहां क्या ज्यादा मिलेंगे, मिलेनिक माथ हमेशा वहां क्या मिलेंगे, लोग। ये कहता है कि जो मिक्स पॉपुलेशन है उसमें जो बेटर एडाप्ट करेगा वही क्या करेगा, और उसी की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा बिल्कुल गायब हो जाएगा, दूसरा भी कुछ ना कुछ बचा रहेगा, क्योंकि वेरिएंट पूरी तरीके से साफ नहीं होंगे। फिर आया एक्सेस यूज किसका कर लो, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी इन मच टाइम स्केल। ये बैक्टीरिया के लिए भी है जो इसके खिलाफ एंटीबायोटिक के ड्रग इस्तेमाल करते हो, तो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म जल्दी एपियर हो जाएंगे, एपियर इन टाइम स्केल ऑफ मंथ या ईयर, नहीं लगेगा क्या, शताब्दियां। ये एग्जाम्पल है किसका, इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। लेकिन ये मत समझना कि इंसान इवोल्यूशन करा सकता है। अगली लाइन बता दिए हैं कि इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस, ये जिसको आप दिशा नहीं दे सकते हो, क्योंकि इवोल्यूशन है क्या, स्टोकैस्टिक प्रोसेस है। किस पर बेस्ड है, चांस इवेंट, या किस पर बेस्ड है, चांस म्यूटेशन। हेडिंग डालिए एडाप्टिव रेडिएशन। देख लीजिए क्या है। अभी बताते हैं स्टोकैस्टिक का मतलब ऐसी कोई भी प्रोसेस जो हमारे बस में ना हो, जिस पर इंसान बेबस हो, वो स्टोकैस्टिक। ना 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 एडाप्टिव रेडिएशन, ध्यान से सुन लीजिए, इसकी दो डिफिनेशन है। इवोल्यूशन ऑफ मेनी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ढेर सारी मिलती जुलती स्पीसीज एक ही इंसेस्टर से इवॉल्व हो जाए,
स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, इवोल्यूशन ऑफ मेनी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर को एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। या जो एनसीईआरटी में लिखा है कि इवोल्यूशन ऑफ मेनी स्पीसीज स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से शुरू करेंगे और रेडिएट करेंगे इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। तो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में जाएंगे तो वहाँ एडाप्टेशन अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई इंसेस्टर इस एरिया में रहता था, अब यहाँ से चला गया यहाँ, यहाँ से चला गया यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ परिस्थितियाँ दूसरी होंगी ना। अब दूसरी परिस्थितियाँ होंगी तो एडाप्टेशन अलग अलग होगा। तो एक ही इंसेस्टर जब यहाँ जाएगा तो कुछ और बनेगा, यहाँ गया तो कुछ और बना, यहाँ गया तो कुछ और बना, यहाँ कुछ और बना, यहाँ कुछ और बना। तो जब एक ही ज्योग्राफिक, एक ही एरिया से शुरू करो और अलग अलग एरिया में फैल जाओ, तो अलग अलग एरिया में जब फैलोगे तो वहाँ परिस्थितियाँ अलग अलग होगी, तो एडाप्टेशन अलग होगा, तो ये स्पीसीज अलग अलग बनेगी। तो जब कभी एक ही इंसेस्टर से कई अलग अलग स्पीसीज बना ली जाए, वो भले ही अलग अलग स्पीसीज होंगी, लेकिन चूंकि इंसेस्टर क्या है, कॉमन है, तो इन सब में आपस में क्या होगी, समानता भी तो होगी। इसी नाते कहा जाता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जब मिलती जुलती स्पीसीज एक ही इंसेस्टर से इवॉल्व हो जाएं तो प्रोसेस का नाम क्या होता है, एडाप्टिव रेडिएशन। लिख लीजिए। एडाप्टिव radiation is evolution of many closely related species from common ancestor। यह इसकी एक और डिफिनेशन है। Evolution of different species evolution of different species in a given geographical area starting from point and radiating to other geographical area या habitat। तो सबसे काम का क्वेश्चन है वो ये है, एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। तो 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे। पहला, डार्विन फिंचेज एट गैलापागोस आइलैंड। दूसरा, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल डाइवर्सिटी
तीसरा जायंट टार्टोइस डाइवर्सिटी, एट गैला पोगोज आइसलैंड। चलो लिख लो नोट। नोट पे लिखो गैलापागा आइसलैंड। इसको कहा जाता है लिविंग लेबोरेटरी। लिविंग लैब ऑफ इवोल्यूशन, एक क्वेश्चन। और दूसरा कहाँ है? लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन एट वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। चलिए हेडिंग डालें। हेडिंग डालें डार्विन फिंचेज। सुन लीजिए, 4 क्वेश्चन है केवल। पहला सवाल है कि जो टर्म डार्विन फिंचेज है वो डार्विन ने नहीं दिया, एक साइंटिस्ट है उनका नाम लैक है, उन्होंने दिया। दूसरा सवाल, डार्विन फिंचेज वास्तव में क्या है? तो जब डार्विन गैलापागोस आइसलैंड गए थे तो उन्होंने वहां बहुत वैरायटीज ऑफ बर्ड को ऑब्जर्व किया था। कितनी? तो 20 वैरायटीज ऑफ बर्ड थी। ये स्मॉल छोटी स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थी, छोटी छोटी बर्ड्स थी। और ये इनकी खास बात ये थी कि इनके फीडिंग हैबिट में अंतर था। फीडिंग हैबिट मतलब खाने के तरीके में, क्योंकि चोंच जो थी बीक वो अल्टर्ड थी। तो ये स्मॉल ब्लैक बर्ड की बहुत सारी वैरायटीज थी जिनकी अल्टर्ड बीक चोंच अलग थी, तो फीडिंग हैबिट अलग थी। कुछ क्या थी? इंसेक्टिवोरस थी और कुछ वेजिटेरियन थे। ठीक, इन्हीं सारी बर्ड्स को डार्विन फिंचेज कहा गया। बात खत्म। दूसरा सवाल है कि ये फिर यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन में, एडाप्टिव एवोल्यूशन में? तो डार्विन कह रहे हैं कि इतनी वैरायटीज की जो बर्ड्स हैं वो इवॉल्व हुई हैं कॉमन एंसेस्टर से। वो ओरिजिनल स्मॉल सीड ईटिंग बर्ड थी। सीड ईटिंग बर्ड, मान लेते हैं एक सीड ईटिंग बर्ड है, एरिया से किसी दूसरे एरिया में चली गई, वहाँ सीड खाने को नहीं मिला, वहाँ फिश खाने को मिली। तो जो फिश खाने को मिलेगी चोंच ऐसी होनी चाहिए जो फिश पकड़ने में मदद करे ना। और कहीं इंसेक्ट खाने को मिल रहे हैं तो उनकी चोंच ऐसी होनी चाहिए इंसेक्ट पकड़ने में मदद करे। तो जो अलग अलग आइसलैंड्स क्या है, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे एरियाज का बड़ा सा एक एरिया है। तो हुआ क्या है कि ओरिजिनल स्मॉल सीड ईटिंग जो ब्लैक बर्ड थी वो अलग अलग एरिया में गई, जहां जो खाने को मिला उसके हिसाब से उसने अपने चोंच को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। और आज डिफरेंट टाइप की वहां बर्ड्स मिली, तो डार्विन ने इन्हीं को कहा कि एडाप्टिव एवोल्यूशन से बनी है। तो क्वेश्चन याद रखना है, डार्विन फिंचेज हैं क्या? तो कहोगे स्मॉल ब्लैक बर्ड कितनी? 20 वैरायटीज की हैं। और ये अल्टर्ड बीक है, चोंच अलग है, फीडिंग हैबिट अलग है। ये इंसेक्टिवोरस से लेकर के वेजिटेरियन के रेंज में है। ये इवॉल्व किससे हुई? तो कहोगे कॉमन एंसेस्टर ओरिजिनल सीड ईटिंग स्मॉल ब्लैक बर्ड से इवॉल्व हुई। किस प्रोसेस से इवॉल्व हुई? तो वही आंसर कौन सा दोगे? एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, इतना लिख लीजिए। डार्विन फिंचेज क्या है? तो कहोगे दीज आर
many varieties of small blackbird, खास बात with altered beak, चोंच अलग है तो अल्टर फीडिंग हैबिट, और अल्टर फीडिंग हैबिट में ये इंसेक्टिवोरस एंड क्या थी, वेजिटेरियन थी। कितनी वैरायटी थी, तो 20 वैरायटी थी। ऑल डार्विन फिंचेज या बर्ड्स, बात तो एक ही है, इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, that is original seed eating स्मॉल बर्ड। किस प्रोसेस से, बाई एडाप्टिव एडिशन। एक ही सारे क्वेश्चन लिखे हैं, मेनी वैरायटी है, 20 वैरायटी है, अल्टर्ड बीक है, अल्टर्ड फीडिंग हैबिट है, इंसेक्टिवोरस और वेजिटेरियन है, कॉमन एंसेस्टर कौन सा, स्मॉल सीड ईटिंग बर्ड। दूसरा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल डाइवर्सिटी। डार्विन फिंचर में जितने सवाल थे सब यही लिखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में क्या कहा गया, कहा गया ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में, जो ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप है उसमें बहुत सारे मार्सुपियल पाए जाते हैं। कहा गया सभी मार्सुपियल इवॉल्व हुए हैं कॉमन एंसेस्ट्रल मार्सुपियल से। कोई प्रिमिटिव मार्सुपियल रहा होगा, उसी से सारे मार्सुपियल आज इवॉल्व हो गए। वही कारण बताया गया, क्या, एडाप्टिव रेडिएशन। क्यों भाई, अलग अलग एरिया में गए होंगे तो परिस्थितियां क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो अगर परिस्थितियां अलग अलग होंगी तो फिर इवोल्यूशन भी अलग अलग हो जाएगा। तो एक ही कॉमन प्रिमिटिव मार्सुपियल से डिफरेंट टाइप के मार्सुपियल क्या हो गए, इवॉल्व हो गए। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। इसी को कहते हैं क्या, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। एक और खास बात, ये बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भी एग्जाम्पल है। क्यों, कहा जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, जैसे मान लो तो ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलियन कंटेंट है ना, ऑस्ट्रेलियन कंटेंट मेन लैंड ऊपर ये यूरोप होगा, इधर ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका। तो जो मेन लैंड है उनसे ये क्या हो गए, अलग हो गए। तो कहा गया यहाँ कंपटीशन कम हो गया, कंपटीशन कम हुआ तभी यहाँ मार्सुपियल सरवाइव कर गए। तो दो क्वेश्चन है, मार्सुपियल केवल ऑस्ट्रेलिया में है, क्यों, क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम हो गया। क्यों, क्योंकि ये अलग हो गए मेन लैंड से। मेन लैंड से अलग होने की जो प्रोसेस थी ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट है। ये स्पेशल सवाल हो गया कि वहीं केवल क्यों पाए जाते हैं। फिर दूसरा, इतनी वैरायटी के क्यों पाए जाते हैं। तो आप कहोगे कि जब यहाँ गए तो ये अलग अलग एरियाज हैं इसके, और अलग अलग एरियाज में जो रहने चले गए वहाँ परिस्थितियाँ क्या थी, अलग अलग थी। तो एडाप्टेशन भी क्या हुआ, अलग अलग हुआ।
बन गया एडाप्टिव रेडिएशन। तो इससे जुड़े केवल 2 क्वेश्चन 3 याद रखने हैं। मार्सुपियल मैमल हैं, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है। क्यों कहोगे, मेन लैंड से सेपरेट होने के नाते कंपटीशन कम हुआ, तो ये वहां सरवाइव कर गए, बाकी जगह सरवाइव नहीं कर पाए। दूसरा, वहां इतनी वैरायटी के क्यों है, तब कहोगे कि वहां जाकर के इनका क्या हो गया, एडाप्टिव रेडिएशन हुआ और डिफरेंट वैरायटी या मार्सुपियल इवॉल्व हो गए श्री किसी कॉमन एंसेस्टर या प्रिमिटिव मार्सुपियल से। 2 लाइनें लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट, मार्सुपियल मैमल only found in Australian continent because they survive where, survive there due to lack of competition, वो क्यों, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट भी आगे फिर पढ़ाएंगे। तो कंपटीशन कम हुआ, वही सरवाइव कर गए, इसलिए वहां बचे। दूसरा, एट ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट क्या हुआ, मेनी वेराइटीज या मेनी टाइप ऑफ marsupial evolve from common primitive marsupial by एडाप्टिव रेडिएशन। तो सुने, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में प्रिमिटिव मार्सुपियल से ढेर सारे मार्सुपियल इवॉल्व हुए, किस प्रोसेस से, एडाप्टिव रेडिएशन से। लेकिन क्या वहां प्लेसेंटल मैमल नहीं होंगे, तो वो भी होंगे। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ढेर सारे प्लेसेंटल मैमल भी इवॉल्व हुए, किससे, प्रिमिटिव प्लेसेंटल मैमल। और प्रोसेस वही कौन सी, इसका मतलब ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में फिर 2 एडाप्टिव रेडिएशन चले, एक किसका, प्रिमिटिव मार्सुपियल से चला, एक प्रिमिटिव प्लेसेंटल से। एक लाइन और लिख लीजिए। एट ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट मेनी टाइप ऑफ प्लेसेंटल मैमल evolve from primitive placental mammal
बाई वही एडाप्टिव रेडिएशन। कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में फिर दो एडाप्टिव रेडिएशन चल गए, एक प्लेसेंटल मैमल का और एक मार्सुपियल मैमल का। अभी मैंने बताया है कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में जो प्रिमिटिव प्लेसेंटल मैमल थे उन्होंने किया एडाप्टिव रेडिएशन। और एडाप्टिव रेडिएशन का रिजल्ट ये हुआ कि इसी पुराने प्लेसेंटल मैमल से कई टाइप के प्लेसेंटल मैमल इवाल्व हो गए, जैसे मोल इवाल्व हुए, एंटीटर हुए, माउस हुए, लीमर हुए, फ्लाइंग स्क्वायरल, बॉब काट और वुल्फ। ठीक ऐसे ही उसी ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में अलग ज्योग्राफिकल एरिया में प्रिमिटिव मार्सुपियल मैमल थे और इन्होंने भी क्या किया, एडाप्टिव रेडिएशन किया। और इन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे क्या बना लिए, मार्सुपियल मैमल बना लिए। जैसे मार्सुपियल मोल बनाया, नम्बाइट बनाया, मार्सुपियल माउस बनाया, स्पॉटेड कस्कस बना, फ्लाइंग फैलेंजर बने, टस्मेनियन टाइगर कैट बना, टस्मेनियन वुल्फ बने। इसका मतलब ये एक एडाप्टिव रेडिएशन है, उससे इतने बने, ये एक एडाप्टिव रेडिएशन, ये इतने बने। अच्छा, एडाप्टिव रेडिएशन वास्तव में इवोल्यूशन कौन सा है, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट? तो भाई ये क्या है, कहोगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और ये भी क्या है, ये भी एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वैज्ञानिकों का नजरिया देखिए क्या है, कह रहे हैं कि जब दो एडाप्टिव रेडिएशन एक साथ आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में चलते हैं, तो अगर आप नजर डालोगे देखो, इन्होंने कहा हम वुल्फ बनाएंगे, तो इन्होंने कहा हम भी वुल्फ बनाएंगे। तो अलग अलग लोग एक जैसी चीज बना रहे हैं, ये क्या है, ये तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। इधर देखो, इधर बना मोल तो इधर भी बना मोल, इधर बना माउस तो इधर बना माउस। तो संयोग देखिए कि जैसा एडाप्टिव रेडिएशन किया इन्होंने, वैसे एडाप्टिव रेडिएशन किया इन्होंने। तो जब दो एडाप्टिव रेडिएशन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में चलते हैं और सिमिलर एडाप्टेशन होता है, तो आपस में क्या कहोगे, तो ये दोनों आपस में क्या शो कर रहे हैं, ये दोनों आपस में शो कर रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे जैसे लिखा हो इवोल्यूशन ऑफ वुल्फ एंड इवोल्यूशन ऑफ तस्मेनियन वुल्फ, ये आपस में क्या हो गए, कन्वर्जेंट। इवोल्यूशन ऑफ बॉब कैट एंड तस्मेनियन टाइगर कैट, ये भी आपस में क्या हो गए, कन्वर्जेंट। इवोल्यूशन ऑफ फ्लाइंग स्क्वायरल एंड फ्लाइंग फैलेंजर, ये भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट। इवोल्यूशन ऑफ लीमर एंड स्पॉटेड कस्कस, ये भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट। इवोल्यूशन ऑफ माउस एंड मार्सुपियल माउस, ये भी क्या है, कन्वर्जेंट। ये भी क्या है, कन्वर्जेंट। ये भी क्या है, कन्वर्जेंट। लेकिन अगर कहा जाए इवोल्यूशन ऑफ तस्मेनियन टाइगर कैट एंड इवोल्यूशन ऑफ तस्मेनियन वुल्फ, ये दोनों क्या है, तो अगर ये दोनों पूछेगा तो, अच्छा ये दोनों पूछे तो क्या है, डाइवर्जेंट। तो इधर ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब किसके हैं। लेकिन अगर ऐसे ऐसे पूछ लिया तो क्या हुआ, कन्वर्जेंट। बुकलेट निकालो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखो, नहीं छुट्टी नहीं हुई। When more than one adaptive radiation occur in isolated geographical area,
तो अगर मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन हो गए तो इसी को कहते क्या? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे वुल्फ एंड क्या तस्मेनियन वुल्फ, या बॉब कैट एंड क्या तस्मेनियन टाइगर कैट। ये किसके एग्जाम्पल है? कन्वर्जेंट। लिख लिया? एक हेडिंग है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, उसमें कुछ जनरल बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। लैमार्क और डार्विन अगले लेक्चर पर पढ़ेंगे, जो कि लैमार्क और डार्विन में कॉन्सेप्ट है, उसके बाद म्यूटेशन है। फिर तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल ये सब लैमार्क डार्विन पढ़ाएंगे और उसके बाद हार्डी विनबर्ग है, भी कल पढ़ाएंगे। लिख लिया? चलो हार्डी डालो। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। सुन लीजिए, कह रहे हैं कि इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन से होता है और नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा इवोल्यूशन की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जिस दिन पहली सेल बनी थी। जिस दिन सिंपल सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी थी, बस उसमें मेटाबॉलिक डिफरेंसेस थे। सब लोगों की मेटाबॉलिज्म एक जैसी नहीं होगी, मतलब उसी दिन वेरिएशन था। तो जिस दिन से वेरिएशन दुनिया में आए उसी दिन से क्या शुरू हो गया? नेचुरल सिलेक्शन शुरू हो गया। तो इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कब शुरू हुआ? तो कहोगे जिस दिन सिंपल सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिज्म हुआ, उसी दिन से शुरू हुआ। एक बात, चलो ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा जो नई स्पीसीज बनेगी या न्यू लाइफ फॉर्म बनेगी, वो कितने दिनों में बनेगी? तो इवोल्यूशन ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान पर। कैसे? अगर किसी की लाइफ साइकिल छोटी है तो उसकी हजारों जनरेशन बहुत जल्दी गुजर जाएंगी या लाखों जनरेशन बहुत जल्दी गुजर जाएंगी। और किसी की लाइफ साइकिल बड़ी है, जैसे मान लेते हैं बैक्टीरिया हर आधे घंटे में मल्टीप्लाई करता है, तो अगर हर आधे घंटे में मल्टीप्लाई करेगा 24 घंटे में कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा? तो 24 घंटे में ही कई जनरेशन गुजर जाएंगे। अगर साल गुजर गया तो लाखों गुजर जाएंगे ना। इसका मतलब वो जल्दी ही क्या करेगा? 10 दिन में 20 दिन में ही हमको क्या मिल जाएगा? नई फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि ह्यूमन की बात करते हैं, तो एक ह्यूमन से दूसरा ह्यूमन बनने के लिए कम से कम 15-17 साल तो चाहिए मिनिमम। तो 100 साल में कितने जनरेशन गुजर पाएंगे? 3-4 साल गुजर, 3-4 गुजर जाएंगे। तो जनरेशन लाखों गुजरनी है तो फिर लाखों साल लग जाएंगे। तो नई लाइफ फॉर्म हमको कब देखने को मिलेगी? वो ये डिपेंड करेगा कि जिसमें आप देखना चाहते हो उसका जीवन कितना बड़ा है। अगर लाइफ साइकिल छोटी है, लाइफ स्पान छोटी है, तो उसकी लाखों जनरेशन बहुत जल्दी गुजर जाएंगी, तो हमको नई लाइफ फॉर्म बहुत जल्दी दिखेगी। और अगर लाइफ साइकिल बड़ी है तो उसकी लाखों जनरेशन गुजरने में लाखों साल लगेंगे, और लाखों साल लगेंगे तो लाखों साल बाद। तो फिश में, मैन में अगर नई फॉर्म देखना चाहते हो तो क्या होगा? मिलियन ईयर लगेंगे। और बैक्टीरिया देखना चाहते हो तो क्या होगा? बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। अब बैक्टीरिया में जल्दी देखने को मिलेंगे, इसको तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो। ह्यूमन में अगर देखना है तो कैसे प्रूव करोगे? जो एक्सपेरिमेंट करेगा वही निपट जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसी नाते एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके किसको दिखा सकते हो? बैक्टीरिया की नई फॉर्म बना करके दिखा सकते हो। इतना लिखो पहले। लिख लीजिए, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन स्टार्ट कब से शुरू हुआ? विद
formation of simple cellular form of life with differences in क्या मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में डिफरेंसेस हुए, उसी दिन से इवोल्यूशन शुरू हो गया। दूसरा इवोल्यूशन ऑफ न्यू लाइफ डिपेंड ओवर किस पर? लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान। दूसरा सवाल। तीसरा इसका एग्जाम्पल समझ लो। एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म विद शॉर्ट लाइफ स्पान। क्या है? इवॉल्व फास्टर, तो न्यू लाइफ फॉर्म सीन अर्ली, जल्दी ही हमको देखने को मिल जाएगी। लेकिन और इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। लेकिन ऑर्गेनिज्म विद लॉन्ग लाइफ स्पान तो क्या होगा? इवॉल्व स्लोअर, तो न्यू लाइफ फॉर्म इन मिलियन ईयर, लाखों सालों देखने मिलेगी। इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध किया गया कि एक बैक्टीरियल कॉलोनी ले ली जो कि ए थी। इसमें बैक्टीरिया अच्छे से बढ़िया खा पी रहे थे। इनको न्यूट्रिएंट मीडियम दिया गया। किसी न किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में ही बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होंगे। उसमें खाने पीने को आपने क्या दिया था, उसका कंपोजिशन आपको पता ही होगा। फिर आप क्या करिए, इस न्यूट्रिएंट मीडियम को चेंज कर दीजिए। तो जैसे ही न्यूट्रिएंट मीडियम बदलोगे, जो इसके अंदर बैक्टीरिया हैं उनके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। क्यों? उनको जो खाने की आदत पड़ी थी उससे डिफरेंट चीजें मिली उनको। अब उनके पास दो विकल्प हैं, या तो उस नए मीडियम को वो एडाप्ट कर ले और उसको इस्तेमाल करना सीखे और सरवाइव करे, और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है मर जाए। तो हुआ क्या, बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें मर गए, उनकी डेथ हो गई। लेकिन सारे बैक्टीरिया नहीं मरे। कुछ बैक्टीरिया ने क्या किया, उस बदले हुए मीडियम को क्या कर लिया, एडाप्ट कर लिया, और उसमें क्या कर गए, सरवाइव कर गए। एक बार फिर से ग्रो कर गए। थोड़े दिनों बाद फिर मीडियम फिर बदला, थोड़े दिनों बाद मीडियम फिर बदला। तो कई बार मीडियम बदल दिया। कई बार मीडियम बदलने के बाद सबसे पहला वाला मीडियम डाले तो देखे ज्यादातर बैक्टीरिया मरे जा रहे हैं। अब सबसे पहले वाले में काहे मरे जा रहे हैं? उसमें तो जिंदा रहना चाहिए ना। इसका अंतर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कई जनरेशन जब गुजर गई तो नया बैक्टीरिया ही बन गया, वो भूल ही गए पुराने वाले मीडियम। तो लैब में नई कॉलोनी बना के दिखाई गई कि अभी कॉलोनी ए है, वो किसी एक न्यूट्रिएंट मीडियम का इस्तेमाल कर रही है। मीडियम बदला गया।
ज्यादातर मर गए, कुछ बच गए, फिर ग्रो किए, फिर बदला गया, फिर ग्रो किए, फिर बदला गया, कई बार न्यूट्रिएंट मीडियम बदले, तो अंततः एक पॉपुलेशन मिली जो बिल्कुल डिफरेंट थी। वो इस मीडियम में सरवाइव नहीं कर पा रहे, जबकि यहीं से बने हैं ना, तो इस मीडियम में क्या करना चाहिए, सरवाइव करना चाहिए। तो मीडियम क्या किया गया, चेंज किया गया। तो जब मीडियम चेंज किया गया तो कुछ दिनों बाद एक बैक्टीरियल कॉलोनी मिली बी, और इस बी कॉलोनी में जितने बैक्टीरिया हैं वो सरवाइव कर गए हैं। इसका मतलब बताओ, बी की फिटनेस बढ़िया है कि ए की फिटनेस बढ़िया है? भाई जो सरवाइव करेगा बदले हुए मीडियम में, उसकी फिटनेस क्या होगी, बढ़िया होगी। क्यों? हैव फिटनेस। तो फिटनेस क्या है, कल ही बताया थे। फिटनेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म की योग्यता जो उसको इस लायक बनाए कि वो एडाप्ट कर सके डिफरेंट कंडीशन में, एबिलिटी टू एडाप्ट। तो बी ने क्या किया, नए मीडियम को एडाप्ट किया, ए नए मीडियम को एडाप्ट नहीं कर पाए। तो फिटनेस किसके पास है, बी। फिटनेस ऑफ बी बढ़िया है किससे, फिटनेस ऑफ ए से। फिटनेस क्या है, तो एंड रिजल्ट टू एबिलिटी एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। एक आखिरी सवाल, बी के पास नए मीडियम में सरवाइव करने की योग्यता मीडियम चेंज करने के बाद आई है कि पहले से? फिर से सुन लेते हैं। बी के पास मीडियम में सरवाइव करने की योग्यता मीडियम चेंज करने के बाद आई है कि पहले से? ये पहले से थी, तभी तो सरवाइव कर गए थे। इसका मतलब समस्या आने से पहले से ही सॉल्यूशन था। इसको कहते हैं प्री एडाप्टिव वेरिएशन। क्या कहते हैं, प्री एडाप्टिव वेरिएशन। और ये इनके बच्चों में दिख रही है, इसका मतलब ये इनहेरिट हो रही है। इसी को कहते हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ एडाप्टेशन। क्या कहते हैं, जेनेटिक बेसिस ऑफ एडाप्टेशन। अभी पीछे बता के आए किसमें, माथ वाले में। काला रंग उनके पास था, पहले से था ना, और इनहेरिट हो रहा था, संयोग से वही काला रंग के काम क्या गया, तो उसको क्या कहते थे, प्री एडाप्टिव वेरिएशन या जेनेटिक बेसिस ऑफ एडाप्टेशन। और जेनेटिक बेसिस ऑफ एडाप्टेशन हमेशा इनहेरिट होता है। तो अगर एडाप्टेशन इनहेरिट नहीं हुआ तो उस एडाप्टेशन का कोई मतलब नहीं है। बच्चों में तो क्वालिटी जानी चाहिए। ये लिख लो, 2-3 लाइन लिखना है, लिख लिया तो बस। फिटनेस ऑफ बी मोर देन क्या, ए। फिटनेस क्या है, फिटनेस इज एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू adopt and get selected by nature to survive. एडाप्टिव एबिलिटी क्या होनी चाहिए, इनहेरिटेबल होनी चाहिए। प्री एडाप्टिव वेरिएशन और जेनेटिक बेसिस ऑफ क्या, एडाप्टेशन। बस 2 मिनट रुको, जरा से पढ़ लेते जाओ।
एडाप्टिव रेडिएशन। कह रहा जब ये यात्रा कर रहे थे तो डार्विन कहाँ गए थे? गैलापागोस आइसलैंड। और इन्होंने ऑब्जर्व किया था अमेजिंग डाइवर्सिटी। क्या? स्पेशली किसकी? स्मॉल ब्लैक बर्ड की। बाद में उन्हीं को कहा गया क्या? डार्विन फिंचेज। इन्होंने नहीं कहा था, एक दूसरे साइंटिस्ट लैक उन्होंने कहा था। इन्होंने रियलाइज किया कि जो मेनी वेराइटीज ऑफ फिंचेज, चाहे फिंचेज कहो चाहे बर्ड, इन सेम आइसलैंड, इन्होंने कहा कि सारी वैरायटी इवॉल्व हुई हैं आइसलैंड पर इटसेल्फ। कहां से? ओरिजिनल सीड ईटिंग, जिसमें ढेर सारी क्या हो गई? अल्टर्ड बीक्स। कुछ कैसी हो गई? इंसेक्टिवोरस। और कुछ कैसी रह गई? वेजिटेरियन। क्योंकि सीड ईटिंग तो वेजिटेरियन ही रहे ना, तो कुछ वेजिटेरियन रह गई और कुछ क्या हो गई? इंसेक्टिवोरस हो गई। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये लाइन टिक कर लो। स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एंड literally radiating to other area या habitat is called adaptive radiation। ये रख लो, इसकी एक डिफिनेशन हमने आपको और लिखा है, इवोल्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। कह रहा डार्विन फिंचेज रिप्रेजेंट करते हैं बेस्ट एग्जांपल किसका? फिनोमेना ऑफ इंडस्ट्रियल मिलन। तो अगर बेस्ट एग्जांपल एग्जाम में आ जाएगा तो आप क्या दोगे? डार्विन फिंचेज। एक और एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ढेर सारे मार्सुपियल ऑफ डिफरेंट फॉर्म इवॉल्व हो गए। कहां से? एंसेस्ट्रल स्टॉक। लेकिन रहे किसमें? ऑस्ट्रेलियन आइसलैंड कॉन्टिनेंट में। दूसरा, मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन अगर हो जाए कहां? आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये बताओ क्या है? ये तो एडाप्टिव रेडिएशन है। प्रिमिटिव मार्सुपियल से इतने टाइप के मार्सुपियल बन गए। हाँ, जो पीछे लिखे थे उसमें दो तीन नाम, जैसे कोयला नाम नहीं लिखा था, ये नाम याद रखिएगा। यहाँ सुगर ग्लाइडर लिखा है, वहां फ्लाइंग स्क्वायरल लिखा है, सॉरी फ्लाइंग फलेंजर लिखा है। तो ये सुगर ग्लाइडर फ्लाइंग फलेंजर है, तो ये नाम याद रखिएगा, नया हुआ। अच्छा, बंडीकूट, वॉम्बैट, कंगारू, ये सब नहीं लिखे हुए, ठीक है? तो जो नहीं लिखे हुए याद रखिएगा, ये सब डाइवर्जेंट के हैं। तो अगर मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा है तो इसको क्या कहोगे? कन्वर्जेंट। कह रहा है प्लेसेंटल मैमल भी ऑस्ट्रेलिया में क्या किए? एडाप्टिव रेडिएशन किए, वैरायटी आप क्या बनाए? प्लेसेंटल मैमल बनाए, लेकिन सिमिलर एडाप्टेशन हुआ। जैसे इन्होंने बनाया प्लेसेंटल वुल्फ और उन्होंने बना लिया क्या? तस्मेनियन वुल्फ। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कब से शुरू हुआ? तो कहोगे जब से क्या बना? सेल बनी। उसमें क्या अंतर था? मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी में। ये एक लाइन अभी मैंने छोड़ दी है, ये डार्विन में लिखाएंगे। इसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, वो डार्विन में लिखाएंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ किससे जुड़ा है? लाइफ स्पान। माइक्रोब जो तेजी से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और मिलियन के संख्या में बहुत जल्दी घंटों में हो जाएंगे, वो क्या करेंगे? नई स्पीसीज जल्दी इवॉल्व करेंगे। कॉलोनी दिया है, एक नाम दिया ए। कह रहा है ग्रो इन गिवन मीडियम। इसमें पहले से ही क्या थी? वेरिएशन थी कि इस्तेमाल कर सके फील्ड को। चेंज कर दिया मीडियम को, तो क्या हुआ? ओनली कुछ ही पॉपुलेशन क्या कर पाई, जिसको बी कहा गया, वो क्या कर पाई? सरवाइव कर पाए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वेरिएंट पॉपुलेशन आउटब्रीड, और धीरे धीरे क्या बन गई? नई स्पीशीज। व्हाट हैपेन, क्या हो गया? विद इन डेज फॉर द सेम थिंग। अगर ऐसा ही आप सोचते हो कि कहां हो जाए, फिश में, फाउल में, तो कितना समय लगेगा? मिलियन। फिर हियर वी से दैट फिटनेस ऑफ बी बेटर है किससे? ए। नेचर हमेशा किसको सिलेक्ट करता है? फिटनेस के लिए। वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर। वो कैसे होने चाहिए? इनहेरिट होना चाहिए। मस्ट बी, ये टिक कर लो, देयर मस्ट बी जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एंड इवॉल्व। इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं क्या? कि ऑर्गेनिज्म आर बेटर एडाप्टेड टू सर्वाइव एंड अदरवाइज होस्टाइल एनवायरनमेंट, खतरनाक परिस्थितियों में। ये लिखा है एडाप्टिव एबिलिटी क्या होनी चाहिए? इनहेरिट। और देयर मस्ट बी ए
जेनेटिक बेसिस, ये लाइन टिक कर लो, मैंने लिखाया है, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा लिया है, इसके आगे लैमार्क, डार्विन और ह्यूगो डे व्रीज। ठीक है, जाओ।